हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे कई सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और होता ये है कि उन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन की वजह से हमारे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं सभी टॉपिकों को अक्सर जो है डिस्कस किया जाता है। उन्हीं टॉपिकों को आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाती है, और यहाँ तक कि उन टॉपिकों को हम ट्रिक के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं, जिनका मकसद ये है कि जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाएँ, उनके कन्फ्यूजन की वजह से जो गलत होते हैं वो अब कन्फ्यूजन की वजह से गलत ना हो। तो उन सभी को हमको समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में हम उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसी के क्रम में जो है एनटीए, यूजीसी नेट और टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम में जो है उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है वैदिक कालीन संस्थाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, 2021 के अंदर भी सभा और समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनटीए, यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। तो और जो भी एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी का या पीजीटी का या अदर स्टेट जो भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ से जो है वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संस्था का क्या कार्यप्रणाली थी, किसका कितनी बार उल्लेख हुआ है, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बस आपको जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने की और बहुत ही आसान भाषा में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम? वैदिक कालीन संस्थाओं में एक तो सभा, समिति और विदत, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सभा, फिर दूसरा होगा समिति, और फिर तीसरा होगा हमारा विदत। तो दोस्तों, ये तीनों जो टॉपिक है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सभी को हमको समझना है, और किस तरीके से इनको समझना है इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से इन सब चीज़ों को हमारे दिमाग के अंदर याद किस तरीके से रखना है। तो इसलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है सभा। अब सभा के बारे में हमको किस तरीके से याद रखना है, ये सारी चीज़ों को हम इस स्लाइड के माध्यम से, इन सभी बातों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सभा के बारे में जो ऋग्वेद के अंदर इसको जो है किलवता इस्पाद, यानी कि इसका अर्थात है पाप का विमोचन करने वाली कहा गया है। ये जो लिखा हुआ है किलवता इस्पाद का अर्थ है पाप का विमोचन करने वाली संस्था। अगर किसी को अगर कहा गया है तो सभा को कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाप का विमोचन करने वाली संस्था कौन सी थी ऋग्वेदिक काल में, तो वो सभा थी। और अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सभा को नरिष्ठा किस वेद के अंदर कहा गया है, तो अथर्ववेद के अंदर कहा गया है। और इसको सप्त संसद भी कहा गया है। दूसरा चीज़ ये है कि सप्त संसद भी किसके अंदर कहा गया है? अथर्ववेद के अंदर ही इसको कहा गया है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि सभा जो है कुलीन वर्ग की संस्था थी। मतलब कुल के जो वृद्ध लोग जो थे, मतलब कुलीन जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, कुलीन लोग थे, उन्हीं की जो है ये संस्था थी। जैसे कि आप सभी को पता है, सभा और समिति के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सभा जो होती है वो छोटी होती है, जिसमें कम लोग होते हैं, और समिति के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अब होता है क्या है दोस्तों, जो सभा होती है उसके अंदर कम लोग तो होते हैं, मगर जो कम लोग होते हैं वो क्वालिटी वाले लोग होते हैं, जो उच्च कुल के होते हैं, जो कुलीन होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वगैरह, इस टाइप के लोग इसके अंदर होते हैं। और समिति के अंदर भीड़ ज़्यादा होती है, समिति के अंदर लोग ज़्यादा होते हैं। समिति के अंदर जो है लोगों का जो क्वालिटी रहती है उसके अंदर नॉर्मल कर दिया जाता है। इसके अंदर जो है सामान्य लोगों को लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से मुझे लगता है आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। जिसके अंदर कम सदस्य होंगे वो क्वालिटी वाले होंगे, और जिसके अंदर ज़्यादा सदस्य होंगे वो उसमें नॉर्मल लोगों को लिया जाएगा। तो समिति के अंदर नॉर्मल लोगों को लिया जाता है, साधारण लोगों को लिया जाता है, और सभा के अंदर जो है कुलीन लोगों को लिया जाता है। तो छोटी जो है सभा है, और बड़ी जो है हमारी वो ये हमारी समिति है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो जो राज्य सभा है वो सभा की तरह है, और लोकसभा जो है वो समिति की तरह है। कहने का मतलब है समिति के अंदर सदस्य ज़्यादा है, और जो है सभा के अंदर
जो है सदस्य कम हैं और सदस्य जो है वो कुलीन है किसके अंदर, सभा के अंदर। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। तो कहने का मतलब ये, अगर कार्य प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो सभा जो है न्याय तोड़ती थी। तो ये एक आम के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के, एक चबूतरे के नीचे, चबूतरे के ऊपर बैठ के और जो है ये न्याय का कार्य करती थी। न्याय तोड़ना, किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको रोकना, या जो भी है इनका जो है ज्यूरी सिस्टम, ये इनका काम करती थी। तो कौन करता था दोस्तों, कि सभा के अंदर जो है ये सारे काम देखने को मिलते हैं। ये जो है अपने ग्राम लेवल पे और छोटे लेवल पे जो है अपने न्याय का कार्य करती थी। कौन करती थी, सभा करती थी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे सभा का और क्या कार्य था। तो सभा के जो अध्यक्ष होते थे उनको जो है सभ्य कहा जाता था। तो सभा से सभ्य याद रख सकते हो आप। और इसके सदस्यों को जो है सुजात कहा गया है। तो सभा के जो सदस्य है उसको सुजात क्या कहा गया है, और सभा का जो अध्यक्ष है उसे सभ्य कहा गया है। तो सभ्य जो होगा वही सभा का अध्यक्ष होगा। इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है, सभ्य सभा और सुजात से सभा। इसके बाद सभा प्रमुख को वात्सनिक संहिता में भी जो है सभापति कहा गया है। तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वात्सनिक संहिता में सभापति कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभा के जो अध्यक्ष है उसको सभापति कहा गया है और वो किसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, तो वात्सनिक संहिता के अंदर इस बात का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बाद तेतरी संहिता के अंदर आ जाते हैं। तो तेतरी संहिता के अंदर जो है इसके जो अध्यक्ष है उसको सभापाल कहा गया है। तो ये सारे मिलते जुलते वर्ड है, तो ये आपको बस याद रखना है। और वैसे क्वेश्चन इतना डीपली जाके पूछा नहीं जाता है कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मगर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभ्य कहा जाएगा, सभापति कहा जाएगा और सभापाल कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 नाम याद रखना है। और जो है वात्सनिक संहिता में सभापति है और तेतरी संहिता में सभापाल है, और सभा के जो सदस्य है उसको सुजात कहा गया है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। दोस्तों मुझे लगता है कि सभा से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम और थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो ऋग्वेद के अंदर जो है, ऋग्वेद के अनुसार सभा के सदस्य होना आदर की बात है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इंसान अगर सभा का अगर मेंबर है, सभा का अगर सदस्य है, तो वो उसके लिए आदर और सम्मान की बात हुआ करती थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो है कुलीनों की सभा थी, और कुलीनों की सभा में अगर कोई इंसान अगर अपना नाम दर्ज करवा रहा है और उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बात हुआ करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान की बात हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा जो है उसके सम्मान की बात थी। क्या थी कि सभा के अगर कोई सदस्य है तो वो बहुत ही ज़्यादा आदर की बात हुआ करती थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार राजा के लिए सभा का इतना महत्व था कि प्रजापति भी सभा के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये, राजा को जो है अपना कार्य करवाने के लिए सभा से जो है सभा के बिना कोई भी मतलब कार्य नहीं कर सकता था। इस तरीके की बात जो है यहाँ पे हमको छांदोग्य उपनिषद के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सभा हुआ करती थी हमारी ऋग्वैदिक काल के समय। तो दोस्तों आप ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर तो नहीं, मगर ये जो उत्तर वैदिक काल होता है उसके अंदर जाके जो है सभा और समिति का जो है बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। वैदिक काल के अंदर तो जो है विदत नाम की जो एक संस्था थी उसका सबसे ज़्यादा जो है हमको उल्लेख देखने को मिलता है, मगर उत्तर वैदिक काल के अंदर जाते जाते जो है सभा समिति का जो है बहुत ज़्यादा महत्व हमको देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, और जो हम आगे स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब यजुर्वेद के अंदर और क्या है इसका उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सभा में युवाओं के प्रवेश की मंशा प्रकट की गई है। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो जो है सभा के अंदर वृद्ध पुरुष, जो कुलीन वर्ग के जो वृद्ध पुरुष होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, उन लोगों को लिया जाता था। मगर यजुर्वेद के अंदर जो है इस बात का भी संकेत हमको देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो है युवाओं को भी प्रवेश दिलाने की मंशा प्रकट की गई है। कहने का मतलब ये, इसके अंदर तो वैसे जो वृद्ध लोग को ही शामिल किया जाता था, मगर यजुर्वेद के अनुसार इसके अंदर जो है युवाओं को भी प्रवेश दिलाने की जो है मंशा प्रकट की गई है। और जो है द्यूत क्रीड़ा के लिए भी सभा का प्रयोग होता था। दोस्तों द्यूत क्रीड़ा का मतलब होता है यहाँ पे जो कुछ गेम वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड काम भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी सभा का प्रयोग होता था। तो कहने का मतलब है सभा वाली जगह पे सभा के साथ ही जो है द्रुत क्रीड़ा का भी जो है संबंध देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सभा से संबंधित सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। एक बार और हम आपको बता दें कि सभा का जो अध्यक्ष है उसे सभ्य कहा जाता है।
सभ्य कहा गया है और सभा के सदस्यों को जो है सुजात कहा गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। सभा जो है न्यायिक कार्य भी किया करती थी और सभा जो है राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, महत्व था इसका। प्रजापति भी सभा के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है सभा से रिलेटेड है। इसके बाद जो है दोस्तों हम और क्या देखते हैं, समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे हमारी दूसरा जो हमारा जो है टॉपिक समिति के बारे में क्या है कि ये जो है साधारण लोगों की सभा थी। तो आपको ये सबसे पहले बता ही दिया था, सभा जो है कुलीन लोगों की है और समिति जो है साधारण लोगों की है। तो सभा के अंदर जो है सदस्यों की संख्या कम है, मगर जो है समिति के अंदर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। इसके अंदर जो है सामान्य लोगों को लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सभा जो है छोटी है मगर इसमें क्वालिटी है, समिति बड़ी है मगर इसके अंदर क्वालिटी को ध्यान नहीं रखा गया है, इसके अंदर सभी लोगों को लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, परस्पर गृह सूत्र के अंदर समिति को पार्षद और उसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, समिति को तो पार्षद कहा गया है और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। और इसी तरह आपको सभा के जो अध्यक्ष है वो उसको सभ्य कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर डाले और इसमें ऑप्शन ईशान भी दे, सभ्य भी दे और क्वेश्चन पूछे कि सभा का अध्यक्ष कौन है, तो सभ्य है और समिति का अध्यक्ष कौन है, ईशान है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना। तो दोस्तों आपने सभा का जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या था, न्याय करना था, मगर जो है हमारी समिति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, राजा का चुनाव करना। तो समिति जो है बहुत बड़े लेवल की हुआ करती थी, जिसके अंदर सभी तरह के लोगों को शामिल किया जाता था और बहुत सारी जगहों के लोगों को शामिल करके यहाँ पे जो है राजा का चुना जाता था। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कार्य करने के लिए राजा को जो है समिति के ऊपर डिपेंड करना रहना पड़ता था, मगर यहाँ पे जो है राजा को चुनने का ही अधिकार जो है समिति को हुआ करता था। तो राजा का चुनाव कौन करती थी, समिति करती थी। समिति के अंदर जो है सभी तरह के लोगों को शामिल किया जाता था। तो सभी तरह के लोगों को जब मतदान किया जाता था और सभी लोगों के जब उनकी राय मशवरा करने के बाद जो डिस्कस निकाला जाता था उसी को जो है राजा बनाया जाता था। इस तरीके से आगे देखते हैं, यह ऐसे राजा को पुनः चुनाव भी करा सकती थी जिसे पूर्व में प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो है राजाओं को हटा भी दिया करती थी। कहने का मतलब है अगर इन्होंने किसी राजा को चुना है, एग्जाम्पल के लिए इस राजा को चुन लिया इन लोगों ने सब ने मिलके, अब ये जो है अपनी मन मर्जी करेगा और ये अपनी मनमानी करेगा या किसी भी तरह का गलत काम अगर करेगा तो ये समिति मिलके इस राजा को हटाएगी और इसको प्रतिबंधित कर देगी। अब होता क्या है दोस्तों, इसका जो प्रतिबंधित अगर किया इसे, जैसे 5 साल के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया या 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया या जो भी है, इसको इनने सज़ा पूरी कर ली या इसका प्रतिबंध अगर ख़त्म हो गया तो समिति जो है इसका चुनाव फिर से करवा सकती है। तो इसका अधिकार किसको दिया गया, समिति को दिया गया। तो ये जो है समिति चाहे तो इस राजा को जो है पुनः से अपना शासक चुन सकती थी। तो इसका अधिकार समिति को दिया गया, ना कि सभा को। इसके अलावा समिति जो है राष्ट्रीय अकादमी के समान कार्य करती थी। तो ये जो दोस्तों बड़े लेवल का काम करती थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय अकादमी भी कहा गया है। इसमें राज्य कार्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं भी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसके अंदर राज्य के काम भी होते थे, जैसे कि शासक को चुनना और शासन का संचालन किस तरीके से करना, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान की बात और शिक्षा से रिलेटेड बातें भी हमको यहाँ समिति के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे विचार विमर्श और जो है वाद विवाद, ये सारी चीज़ें जो है समिति के अंदर देखने को मिलती है। जब ये इसमें सभी तरह के लोगों को शामिल है तो ये सभी तरह के लोग जो अपने अपने हिसाब से इसके अंदर अपना योगदान देंगे और इस तरीके से जो है यहाँ पे वाद विवाद ज्ञान विज्ञान की बातें जो है होती रहेंगी। और जो है सभा के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, मगर समिति के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार राजा का समिति में उपस्थित होना आवश्यक था। कहने का मतलब ये, सभा के अंदर तो राजा का जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे तो जाए या ना जाए उसकी मर्जी, मगर समिति के अंदर जो है राजा का होना, उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था। कहने का मतलब है राजा अगर समिति में अगर उपस्थित नहीं है तो कोई काम हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर समिति का अगर किसी कार्य को अगर करना है तो राजा का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के पूरक थे, समिति और राजा। तो राजा का जो है उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, किसमें, समिति के अंदर, ना कि सभा के अंदर।
तो सभा जो थी छोटी थी और समिति जो थी बड़ी थी। तो समिति के अंदर सभी तरह के लोग थे और सभा के अंदर कुलीन लोग थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब सभी तरह के लोग मिल जाएंगे तो ये बड़ी सभा बन जाएगी, समिति बन जाएगी। और बड़ी समिति अगर बन जाएगी तो फिर इसके अंदर जो है राजा को भी आना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें जो है समिति के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जो है सभा और समिति वाला पूरा कॉन्सेप्ट अब तक आपका क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछा जाता है दोस्तों कि कुलीनों से रिलेटेड कौन से, कुलीनों की संस्था कौन सी थी, सभा थी या समिति थी या विदत थी। तो आपको लगाना है कुलीन किसके अंदर आ रहे हैं, जो छोटी संस्था होगी उसी के अंदर क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। तो सभा के अंदर जो है कुलीनों की संस्था आएगी। इसके अलावा सभा का सदस्य कौन है, सभ्य है। और समिति का सभा का जो सदस्य है वो सुजात है और अध्यक्ष जो है वो सभ्य है। और समिति का अध्यक्ष कौन है, ईशान है। और समिति को क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। और राष्ट्रीय अकादमी किसे कहा है, समिति को कहा है। इसके अलावा दोस्तों और सारी चीज़ें और क्या क्या है इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारी जो है एक संस्था हमारी विदत है। अब विदत के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो विदत जो है ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको देखा जाए कि वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर विदत का जो है महत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि सभा और समिति से भी ज़्यादा विदत का महत्व देखने को मिलता है। मगर होता क्या दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के आते आते विदत का महत्व घट जाता है और सभा और समिति का जो है महत्व बढ़ जाता है। इस तरीके की चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। और ये संस्था जो है सैनिक और असैनिक एवं धार्मिक कार्य से संबंधित थी। तो दोस्तों इसका भी एक अलग ही लेवल का कार्य प्रणाली थी। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी सभा जो थी वो न्याय कार्य करती थी, समिति जो करती थी राजा का चुनाव करती थी, मगर विदत जो थी सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य, मतलब इसमें जो है 3 तरह के कार्य हमको देखने को मिलते हैं। और केपी जायसवाल ने जो है इसको मौलिक सभा कहा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है मौलिक सभा इसलिए कहा, बड़ी मौलिक सभा, क्योंकि इनका मानना यूँ था कि विदत के अंदर ही सभा और समिति दोनों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब सभा और समिति जो है विदत का ही एक अंग थी। तो सबसे बड़ी जो सभा थी वो विदत थी, विदत के अंदर ही सभा थी और विदत के अंदर ही समिति थी। तो ये सारी चीज़ें जो किसने कहा है, केपी जायसवाल ने कहा है। और रामशरण शर्मा ने क्या कहा है इसके बारे में, रामशरण शर्मा ने इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था कहा है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम संस्था कौन सी थी आर्यों की, तो वो थी विदत थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो विदत अगर ऑप्शन में हो तो विदत उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्था मानी जाएगी ऋग्वैदिक काल के अंदर। और उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा समिति को जो है महत्वपूर्ण माना गया है। नगर वधू का स्वागत, नगर वधू का जो नववधू होती है उसका स्वागत, स्त्रियों की उपस्थिति तथा उपज का वितरण, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कार्य होता था। तो कहने का मतलब जो भी नववधू होती है, जिसका नया नया विवाह होता है और वो वधू अगर उसी नगर के अंदर आ रही है तो उसका स्वागत जो इसके अंदर विदत नामक जो संस्था थी उसके अंदर किया जाता था। और इसके अंदर जो स्त्रियों की उपस्थितियाँ होती थी, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर उपस्थिति होना अनिवार्य था। इसके अलावा उपज का जो वितरण होता था, जो उपज जो बढ़ती थी किसी भी नगर या ग्राम के अंदर, वो जो है विदत नामक संस्था के अंतर्गत बढ़ती थी। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है विदत के अंदर दोस्तों, ओल्डनबर्ग के अनुसार विदत का एक कार्य जनजाति के लिए नियम निर्धारित करना तथा उसके कार्य को नियोजित करना। तो दोस्तों जनजाति जो, जैसे कि आठवीं जनजाति जो होती है, जो जंगलों के अंदर निवास करती है, उनके लिए क्या नियम और क्या रूल, क्या रेगुलेशन बनाना, इस सब का जो है कार्य किसका था, विदत का था। और उस सभी चीज़ों को जो है लागू किस तरीके से करना, किस तरीके से उनको नियोजित करना, इसका कार्य भी जो है विदत का था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको विदत से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाती है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि विदत जो है प्राचीनतम संस्था है। किसकी, जो वैदिक काल की जो है संस्था, प्राचीनतम संस्था विदत है। और जो है ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, विदत है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण जो है हमारे तथ्य क्या क्या है इन तीनों चीज़ों से मिलके यहाँ पे आप देख सकते हो। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है।
तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि 122 बार जो है विदत नामक संस्था का उल्लेख किसमें हुआ, ऋग्वैदिक काल में। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के अंदर विदत नामक संस्था जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी, यहाँ तक कि सभा और समिति भी नहीं थी। मगर होता क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते विदत का जो है अस्तित्व थोड़ा डगमगा जाता है और सभा समिति का जो है उत्कर्ष हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल के अंदर जो है विदत का उल्लेख तो 122 बार हुआ है, मगर सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो कि जिनका 8-9 बार हो रहा है और विदत का 122 बार हो रहा है, तो जिसका महत्व सबसे ज़्यादा होगा उसका ही सबसे ज़्यादा उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने देख लिया ऋग्वेद का। अब होता क्या है दोस्तों, अथर्ववेद की हम बात कर लेते हैं। तो अथर्ववेद जो है ऋग्वैदिक काल नहीं है, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है इसकी रचना हुई है। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते जो है विदत का उल्लेख जो है 22 बार होता है। तो यहाँ पे जो है जो 122 बार था वो 22 बार हुआ है अथर्ववेद के अंदर। तो इसका महत्व यहीं से घट गया, कम से कम 100 बार जो है कम यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो 8 बार जो सभा का उल्लेख था वो जो है अब 17 बार हो रहा है। तो कहने का मतलब ये अब सभा का महत्व बढ़ गया है। अब समिति का भी महत्व बढ़ गया है, जो 9 बार हो रहा था उसका 13 बार हो रहा है। तो 13 बार समिति का उल्लेख हो रहा है। तो अथर्ववेद के अंदर 17 और 13 सभा और समिति का हो रहा है और 22 बार जो है विदत का उल्लेख हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है समझना है किस तरीके से। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर वैदिक कालीन जो प्रमुख संस्था कौन थी, सभा और समिति थी, और ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख संस्था कौन थी, विदत थी। विदत का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में, 122 बार, और अथर्ववेद में कितनी बार हुआ है, 22 बार। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसके बाद दोस्तों और क्या चीज़ है यहाँ पे, ऋग्वेद में विदत का उल्लेख, वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, ऋग्वेद में विदत का उल्लेख सभा और समिति से कहीं अधिक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। किंतु उत्तर वैदिक काल वैदिक साहित्य में विदत का उल्लेख कम होता है और सभा और समिति का उल्लेख बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब वही है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो है सभा और समिति का उल्लेख नहीं होता है ज़्यादा, और विदत का उल्लेख सबसे ज़्यादा होता है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है सभा समिति का जो है उल्लेख बढ़ जाता है और विदत का उल्लेख कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो फेमस होती है वो उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब ये जो ऋग्वैदिक काल के अंदर महत्वपूर्ण है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद हम और देखते हैं दोस्तों, विदत में सार्वजनिक यज्ञ आदि अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। तो विदत से रिलेटेड ये फैक्ट दिया गया है, विदत के अंदर जो सार्वजनिक यज्ञ होते हैं उनका भी जो है आयोजन विदत नामक संस्था के अंदर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक यज्ञों का जो है अनुष्ठान कौन सी संस्था के अंदर होता है, तो विदत के अंदर होता है। सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, ये इसका उल्लेख किसमें हुआ है, अथर्ववेद के अंदर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद के अनुसार प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन है, तो सभा और समिति है। तो NTUG नेट जो 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अथर्ववेद के अनुसार प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन है, तो सभा और समिति जो है 2 पुत्रियाँ है प्रजापति की। और किस वेद के अनुसार है, ये अथर्ववेद के अनुसार है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद और क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी, मगर होता क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते जो है यहाँ पे जो है स्त्रियों को जो है इन सब सभा और समितियों के अंदर जो है भाग लेने में थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब होता क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अंदर सभा और समिति में स्त्रियां भाग तो ले रही है, मगर उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। कहने का मतलब है वो बस भाग ले सकती थी, किसी भी राजनीतिक अधिकार से जो है इनको वंचित किया गया था। तो इनको राजनीतिक पोस्ट, राजनीतिक पद और राजनीतिक जो है अधिकार इनको नहीं मिलते थे। बस ये सभा और समिति में भाग ले सकती थी, बस इतना जो है यहाँ पे हमको उल्लेख देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो सारी चीज़ें हो गई है। इसके बाद हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं सभा और समिति के बारे में और किसने क्या कहा है। तो दोस्तों एक और फैक्ट है इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि लुडविग महोदय ने जो है सभा को अपर हाउस कहा है और समिति को जो है लोअर हाउस कहा है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हो, लुडविग ने, यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि लुडविग महोदय हैं एक, लुडविग ने सभा को जो है अपर हाउस कहा है और समिति को जो है लोअर हाउस, जिससे कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपको बताया था कि सभा को राज्यसभा के
जो है समकक्ष माना था और जो है समिति को लोकसभा के समकक्ष माना था। उसी हिसाब से जो है लुडविग मोदे ने जो है सभा को अपर हाउस कहा है और समिति को जो है लोअर हाउस कहा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो अगर इसकी तुलना की है तो लुडविग मोदे ने की है। और किसको क्या माना है, तो लोअर हाउस किसको माना है, समिति को माना है, और अपर हाउस किसको माना है, सभा को माना है। तो सभा को जो इन्होंने ऊपर रखा है और समिति को इन्होंने नीचे रखा है। तो सभा को ऊपर क्यों रखा है दोस्तों, आपको बस इसको किस तरीके से रिलेट करना है कि सभा के अंदर जो क्वालिटी वालों लोगों को लिया गया है, कुलीनों को लिया गया है, उच्च वर्ग के लोगों को लिया गया है, इसलिए इसको अपर हाउस माना है। और समिति को लोअर हाउस किस लिए माना है, क्योंकि इसके अंदर साधारण लोगों को लिया गया है। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है लुडविग मोदे ने किसको क्या माना है, आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गण नामक जो है संस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। तो गण को जो है किस तरीके से बताया गया इन्होंने, गण के विषय में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः गण या सेना भी एक राजनीतिक संस्था एवं स्वतंत्र संवैधानिक इकाई थी। तो कहने का मतलब ये एक स्वतंत्र और संवैधानिक इकाई थी, बस इतना उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने सारी संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। एक बार और आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है सभा जो है यहाँ पे कुलीनों की संस्था है, समिति जो है साधारण लोगों की संस्था है, और विदत में जो है सभी लोगों को लिया जाता है, जिसके अंदर जो है महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। और सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहा जाता है और सभा के सदस्यों को सुजात कहा जाता है। और जो है दोस्तों समिति को पार्षद कहा जाता है और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। और जो है ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण संस्था कौन है, विदत है। और उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते जो है सभा और समिति को महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। अथर्ववेद की जो है अथर्ववेद के अंदर जो है प्रजापति की दो पुत्रियां किसको कहा गया है, सभा और समिति को कहा गया है। लुडविग मोदे ने जो है अपर हाउस किसे कहा गया है, सभा को कहा है, और लोअर हाउस समिति को कहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों, मुझे नहीं लगता अब आज के बाद आपको सभा समिति और विदत में कोई कन्फ्यूजन रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैनल पे आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह की आने वाली वीडियो को जो है देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और कई सारी वीडियो जो हमारी यूट्यूब चैनल पर डली हुई है उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको डाउट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। और जो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।